वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री के बारे में। तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया था पिछले वाले कुछ सेशन में अपन ने लॉजिस्लेटिक रिग्रेशन जो एक पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग का है वो अपन ने इजीली कवर करा था। उसका इवेल्युएशन भी काफ़ी डिटेल्ड में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके उसको चेकआउट करिए। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री। बेसिकली ये भी किस लिए यूज़ में आता है, इसकी खास बात ये है कि रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों के अंदर यूज में आता है। रिग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कंटिन्यू टाइप ऑफ डेटा होता है। कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा पे अगर मुझे बात करनी है तो मैं रिग्रेशन यूज करती हूँ, रिग्रेशन एल्गोरिदम यूज करती हूँ, तो उसमें भी डिसीजन ट्री काम में आता है। अगर क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा है तो वो क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसके अंदर भी मेरा डिसीजन ट्री काम में आता है। ये अपन किस लिए यूज कर रहे हैं, जैसे मेरा जो मॉडल है, मेरा एंड प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेरा एंड गोल ये है कि मेरे को एक इतना इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो मुझे करेक्ट प्रिडिक्शन दे, बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे। तो उसके लिए क्या होता है, मैं एक मशीन लर्निंग को मैं डिसीजन ट्री बना के दूंगी, एक डिसीजन ट्री बना के दूंगी जिसमें क्या करेगा, वो क्लियरली सोच पाएगा कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, राइट। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है तो अगर आप कंफ्यूजन को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर बनाओगे तो आप इजीली आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो या नहीं कर सकते। वैसे तो अपन इस चीज़ को रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल स्कूल जाना है या नहीं जाना, राइट। अगर कल बारिश आएगी तो नहीं जाना, अगर कल अच्छा मौसम है तो जाना है। वैसे तो अपन फ्लो चार्ट में नहीं बनाते, लेकिन जैसे ही अपन डिसीजन को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के अंदर बनाए तो एज अ ह्यूमन अपन को भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें समझने में। बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक भी अपनी मशीन लर्निंग मॉडल के साथ है। मशीन लर्निंग मॉडल के साथ भी मैं उसको एक डिसीजन ट्री बना के दूंगी, एक फ्लो चार्ट बना के दूंगी। ये मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, इसके अंदर दो डिब्बे आ गए बी एंड सी, फिर बी के अंदर भी दो डिब्बे आ गए एफ एंड ई, है ना। फिर सी के अंदर भी दो डिब्बे आ गए डी एंड एफ लिख देते हैं, राइट, F1 लिख देते हैं। तो राइट, तो ऐसे ऐसे डिसीजन ट्री अगर मैं बनाऊंगी, इस टाइप ऑफ फ्लो चार्ट में बनाऊंगी तो मुझे डिसीजन देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो उसी को बोलते हैं डिसीजन ट्री। आज अपन बेसिकली फोकस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ डिसीजन ट्री पे, तो आज अपन उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्म्स को समझते हैं। जो अपना सबसे पहला होगा, ये चीज़ क्लियर है कि मेरे को एक यहाँ पर एक ऐसा ब्रांचिंग या फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें तो जो सबसे पहले मेरा मेन डेटा होगा जिससे मैं डिसीजन बनानी चालू करूंगी। अभी कुछ टाइम में ही अपन खुद का भी एक डिसीजन ट्री बनाएंगे, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो सबसे पहला डिब्बा है उसको मैं बोलती हूँ रूट नोड, ये डायरेक्टली आप उसको रूट भी बोल दिए जाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, जिसकी तरफ आपका एरो जा रहा है, ये कुछ सॉर्ट ऑफ एरो है, जिसकी पॉइंटिंग आपका एरो जिससे पॉइंट कर रहा है उसको मैं बोलती हूँ ब्रांचेस या डिसीजन नोड्स। लाइक इसको डिसीजन नोड्स तो नहीं बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे ब्रांचिंग, राइट। ये जो ब्लू कलर के डिब्बे हैं ये क्या है, मेरा ब्रांच, ये क्या है, मेरा ब्रांच, राइट। अब आपको दिख रहा है कि जो मेरी लीफ नोड है, आपको ये एक पिंक कलर का सर्कल दिख रहा है, इसके आगे मेरा जो नोड है, मतलब कुछ भी मेरा जो फ्लो डायग्राम है वो आगे नहीं जा रहा है, ये किसी को भी ऐसे पॉइंटिंग नहीं कर रहा है। जब भी ऐसे सिचुएशन आ जाए जब आप किसी को भी पॉइंटिंग नहीं कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीफ नोड, राइट। इसके आगे आप कुछ भी पॉइंटिंग नहीं कर रहे हो, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लीफ नोड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लीफ नोड। लीफ नोड इससे भी कुछ एसोसिएटेड नहीं है तो ये भी मेरा लीफ नोड, लीफ नोड, लीफ नोड। तो इसको क्या बोलते हैं, लीफ नोड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आई गेस आपको समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ेंगे कि हाउ डिसीजन ट्री वर्क्स। अब डिसीजन ट्री बेसिकली वर्क कैसे करता है, देखो फॉर एग्जांपल, मेरे को एक डिसीजन बनाना है कि आपको कल स्कूल जाना है या नहीं जाना, मेरे को वो डिसाइड करना है, वो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कूल, मैंने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले स्कूल, राइट। ये क्या हो गई, मेरी रूट नोड। अब ये भी अपन ने पढ़ा है। फिर मैंने इसको लिख दिया कि सबसे पहला मेरा मैं किस पे पॉइंट रखूंगी, वेदर पे। अगर मेरा वेदर कैसा हुआ वो मेरे लाइक अगर रेनी हुआ या सन काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा हीट हुई, तो वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला तो मेरा वेदर हो जाएगा। दूसरा ये है कि मेरे स्कूल का टाइम टेबल कैसा है, राइट। अगर उसमें गेम्स पीरियड होगा तो मैं जाऊँगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगी, राइट। वैसा नहीं होता। टाइम टेबल का मतलब ये है कि कल कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, क्या वहाँ पर अच्छे लेक्चर्स लगेंगे नहीं लगेंगे। अगर आप कॉलेज में हो तो टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करने के मुकाबले, ठीक है। तो मैंने ये दो ब्रांचेस बनाई। अब ब्रांचेस के अंदर भी वेदर क्या है, वेदर को भी मैं बता दूंगी कि अगर इसमें सनशाइन हुआ या रेनी हुआ या थंडरस्टॉर्म हुआ तो मेरा क्या डिसीजन होगा, राइट। अब डिसीजन के बाद भी टाइम टेबल में अगर गेम्स है या एक्टिविटीज़ है या फिर सिर्फ दो लेक्चर्स है तो क्या सिस्टम बैठेगा। तो ऐसे ऐसे डिसीजन ट्री बनाना है मेरे को
तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे उसको स्टैम्प करूंगी कि फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले मैं स्कूल की जगह वेदर भी तो लिख सकती थी, स्कूल की जगह मैं टाइम टेबल भी तो लिख सकती थी। तो जब ये एट्रीब्यूट, इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो भी मैंने डिब्बे बनाए इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मेरे को अब डिसाइड करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट फर्स्ट आना चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट नीचे आना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर वेदर की जगह वेदर लिख दूंगी, स्कूल की जगह वेदर लिख दूंगी, तो मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है क्या वो और ढंग से डिसीजन बना रहा है या नहीं बना रहा, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नहीं आप कुछ भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक डिसीजन ट्री बना दो एंड आपका मशीन लर्निंग कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अपन बिल्कुल बेस्ट ट्राई करते हैं कि अपन उसको सबसे सिंपलेस्ट मॉडल, सबसे सिंपलेस्ट डिसीजन ट्री बना के दे, जिसमें उसको पता चल जाए कि सबसे ऊपर वाला जो रूट नोड है वो क्या लेनी है, फिर दूसरे लेवल पे ब्रांच नोड्स क्या क्या देनी है, एंड आपको लीफ नोड क्या क्या रखनी है। तो उसको आपको बताने के लिए आपको कुछ और ये फैंसी सी चीज़ें निकालनी होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो, जीनी इंडेक्स, ये सब अभी अपन निकालने वाले हैं। तो जैसे ही मैं ये सब निकालती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सा एट्रीब्यूट को ऊपर रखना है, कौन सा एट्रीब्यूट को नीचे रखना है, एंड कौन सा एट्रीब्यूट को सबसे नीचे रखना है। तो जैसे ही मेरा ये एट्रीब्यूट डिसाइड हो जाता है तो मेरा डिसीजन ट्री बन जाता है। अब जैसे ही मेरा डिसीजन ट्री बन गया तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी है, वो जो आउटपुट देगा वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट देने वाला है। तो अभी तक समझ में आ गया, ये इन्फॉर्मेशन गेन, ये गेन रेशियो, ये सब अभी अपन निकालने वाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक डेटा दे दिया, ऐसी अभी कुछ एक्सेल की शीट है, राइट। अब इस एक्सेल की शीट में मैंने क्या लिखा रखा है कि यहाँ पर लव कॉफ़ी, मैं किसी से पूछूंगी कि उनको कॉफ़ी पसंद है, फिर मैं उससे पूछूंगी क्या उनको टी पसंद है, मतलब चाय पसंद है, फिर मैं उनकी एज दिखा रही हूँ कि क्या उनकी एज क्या है, फिर मैं उसमें डिसाइड करूंगी कि उनको कॉफ़ी या टी ठंडी पसंद है, ठंडी पसंद है तो वो येस है, नहीं है तो वो सबके लिए। अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, इस ग्राफ का मैं अब डिसीजन ट्री बनाने वाली हूँ। तो चलो बनाते हैं। तो गाइस देखो, अब मैं खुद एक डिसीजन ट्री बनाने वाली हूँ एंड डिसीजन ट्री के अंदर सबसे पहले मैं लूंगी लव कॉफ़ी वाला कॉलम एंड लव कॉफ़ी को टेस्ट करूंगी कि क्या जो मेरा यूज़र है उसको वो ठंडी पसंद है या नहीं है, मुझे उसका डिसीजन बनाना है। तो मैंने इधर एक डिसीजन ट्री बना दिया। ये क्या होता है, मेरा रूट नोड होता है। अब इसकी जगह मैं दो एरो बनाऊंगी। सबसे पहला जो मेरा एरो होने वाला है वो होने वाला है ट्रू, एंड जो मेरा राइट साइड होगा वो होने वाला है फॉल्स। तो मैं इधर लिख देती हूँ फॉल्स। अब सबसे पहले मुझे लव कॉपी चेक करना है, तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगी एंड इसको चेक करूंगी। तो क्या लव उसको कॉपी पसंद है, तो वो किस सेक्शन में चल जाएगा, ट्रू की फॉर्मेट के अंदर चल जाएगा। इधर ये एरो है गाइस, है ना। तो ये ट्रू की फॉर्मेट के अंदर चल जाएगा। अब ट्रू के अंदर भी उसको क्या कॉपी लव एज कोल्ड एज आइस पसंद है, तो उसकी जगह लिखा हुआ है नो, तो मैं नो की जगह क्या लिख दूंगी, नो की जगह मैं लिख दूंगी 1। ठीक है। अब मैं दूसरा डेटा के ऊपर जाऊंगी। दूसरा डेटा क्या बोल रहा है, क्या उसको कॉफी पसंद है, वापस से ट्रू पसंद है तो वो येस की तरफ आ जाएगा। क्या उसको कोल्ड एज कॉफी पसंद है, नहीं पसंद, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, मेरा नो की जगह आउटपुट हो जाएगा 2। कॉन्ग्रेचुलेशन, दो आउटपुट हो चुके हैं। अब अपना तीसरा जाएंगे, तो तीसरा है नो, तो नो की जगह मतलब फॉल्स की तरफ जाना है। एंड फॉल्स की जगह जाके यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, येस दिख रहा है कि लव कोल्ड एज आइस, तो येस दिख रहा है, तो येस की जगह मैं क्या लिख दूंगी, येस की जगह मैं लिख दूंगी 1। राइट। अब मेरे को जाना है मेरे फोर्थ में भी नो लिखा हुआ है, फोर्थ में भी नो लिखा हुआ है एंड उसको लव एज कोल्ड एज आइस पसंद है, तो उस जगह लिखा हुआ है येस, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, येस का पॉइंट कितने हो गए, येस के पॉइंट हो चुके हैं 2। राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब मैं जैसे ही फिफ्थ के अंदर जाऊंगी तो फिफ्थ के अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही काम होगा। ट्रू है, येस है, तो वो ट्रू की तरफ जाएगा। लेकिन इधर आंसर क्या आ रहा है, इधर आंसर ये आ रहा है कि उसको कॉफी भी पसंद है, क्या उसको कॉफी ठंडी पसंद है, हाँ ठंडी पसंद है, तो इधर आंसर आ जाएगा मेरा 1। राइट। अब मैं इस जगह जाऊंगी, मेरा जो दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर जाऊंगी, तो उधर भी ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रू मतलब येस है, लेकिन उसको कॉफी ठंडी पसंद नहीं है, तो मेरा जो आउटपुट होगा नो की जगह 2 है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी जगह मेरा आउटपुट हो जाएगा 3। राइट। अब जो मेरा फास्ट लास्ट है वो है नो, तो मैं नो की जगह फॉल्स की तरफ जाऊंगी एंड आंसर भी क्या है नो, तो नो की जगह आ जाएगा 1। तो ये मेरा एक तरीके का डिसीजन ट्री बन चुका है। मैंने येस या नो के अंदर आउटपुट कर दिया। तो ये तो मैंने बात करी थी लव कॉफी की। लव कॉफी को किससे कंपेयर करा है, क्या उसको ठंडी पसंद है या ठंडी पसंद नहीं है। अब मैं किससे कंपेयर करूंगी, अब मैं टी से कंपेयर उसको करने वाली। अब बारी आ चुके हैं टी की, तो मैं टी को चेक करूंगी, क्या टी लोगों को ठंडी पसंद है या नहीं है, उसको चेक करने वाली हूँ। ये तो आप लोग बोलोगे कि बहुत ही बेसिक हो गया। जो मेरा लेफ्ट साइड होने वाला है वो होने वाला है ट्रू, तो मैं इधर ट्रू लिख देती हूँ। जो मेरा राइट साइड होने वाला है वो होने वाला है फॉल्स, तो मैं इधर फॉल्स लिख देती हूँ। अब सबसे पहले मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, किसके लिए टेस्टिंग कर रही हूँ, सबसे पहले डेटा सेट के लिए। उसका आंसर है येस, मतलब वो ट्रू के अंदर जाएगा। क्या उसको लव कोल्ड एज आइस पसंद है, नहीं पसंद, तो इधर आउटपुट क्या आ जाएगा, इधर मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो मैं दूसरा आउटपुट के अंदर जाऊंगी, नो मतलब फॉल्स, एंड इधर भी क्या लिखा हुआ है नो, तो नो की जगह आ जाएगा 1।
राइट। तो ये भी मेरा डेटा हो चुका है। अब मैं थर्ड डेटा के पास जाऊंगी, थर्ड डेटा ट्रू बोल रहा है एंड यहाँ पर भी क्या है, यस है, तो यस की जगह क्या आ जाएगा, यस की जगह आ जाएगा मेरा 1। राइट। अब मैं फोर्थ डेटा में जाऊंगी, फोर्थ डेटा भी क्या बोल रहा है, यस बोल रहा है एंड इधर भी क्या है, यस है, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इधर आंसर हो चुका है मेरा अब 2। राइट। अब मैं फिफ्थ में जाऊंगी, फिफ्थ में आंसर क्या है, ट्रू एंड इधर भी क्या है, यस, तो मेरा आंसर क्या आ गया, यस का आंसर मेरा हो चुका है 3 की तरफ डाइवर्टेड। ये दिस इज 3 गाइस, दिस इज 0 3। एक और बार लिख देते हैं, दिस इज 3। ओके। अब मैं फोर्थ पे जाऊंगी, है ना, मैं सिक्स पे जाऊंगी, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है नो, मतलब फॉल्स में जाएगा एंड आंसर भी क्या है, इधर भी क्या है नो, तो इधर आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 की जगह मेरा आउटपुट चेंज हो चुका है इधर 2 की तरफ। राइट। अब मैं लास्ट पे जाऊंगी, लास्ट क्या बोल रहा है, ट्रू, मतलब लास्ट क्या बोल रहा है, फॉल्स, मतलब फॉल्स कैटेगरी के अंदर जाएगा, क्या उसको लव एज कोल्ड एज आइस पसंद है, नो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस जगह मेरा आंसर आ जाएगा 3। अब मुझे इन दोनों के अंदर फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने निकाल दी कि इसको कॉफी भी पसंद है या नहीं पसंद है, बट अब मुझे डिसाइड क्या करना है, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं मेरी रूट ब्रांच, मतलब मेरी रूट नोड क्या रखूंगी एंड रूट नोड के बाद मैं कैसे फाइंड करूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसकी जगह मुझे निकालना पड़ेगा गेन इम्प्योरिटी, उसकी जगह मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गेन इम्प्योरिटी। अब गेन इम्प्योरिटी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से अपन फाइंड करेंगे कि कौन सी ब्रांच ऊपर आनी चाहिए एंड कौन सी ब्रांच नीचे आना चाहिए। उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि 1 माइनस, इधर मैं करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर, इसका मतलब है कि इधर यस क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। अब इसी में मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं इस सेक्शन के लिए जो लव कॉपी है उसके ट्रू सेक्शन के लिए मैं उसकी गेन प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, गेन इम्प्योरिटी निकालती हूँ, जिसको मैं लिख देती हूँ GI। अब इसका GI मैं क्या निकालने वाली हूँ, अब GI निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, 1 माइनस, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या है, 1 है, लेकिन जो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगी एंड मैं क्या लगा दूंगी, इसका स्क्वायर लगा दूंगी। फिर मेरे को माइनस करना है किसकी प्रोबेबिलिटी, नो के लिए, तो इधर नो क्या है, 3 है, लेकिन मेरी टोटल क्या है, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो इधर 4 आ जाएगा एंड इसका मैं लगा दूंगी स्क्वायर। अब मेरा कुछ आंसर आएगा 0.365 अप्रॉक्स, एक बार आप निकाल लेना, इसका कुछ आंसर इस तरीके का आएगा। अब मैं फर्स्ट सेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, GI निकालूंगी, तो जो मेरा GI आएगा इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस, मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले, यस की, यस, टोटल कितना है 3 है, तो इसका स्क्वायर, माइनस, माइनस में क्या है, माइनस में नो है, नो कितना है 1, टोटल कितना है 3 है, इसका स्क्वायर। अब मुझे जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आएगा कुछ 0.444 करके। सिमिलरली मैं किसका निकालने वाली हूँ, लव टी का भी बिल्कुल GI इसी तरीके से निकालने वाली हूँ। गाइज ये गिनी इम्प्योरिटी है, गेन इम्प्योरिटी नहीं है, तो गिनी इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो देखो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये मैंने गेन इम्प्योरिटी निकाला, अब मुझे इन दोनों डेटा के साथ मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल गिनी इम्प्योरिटी निकालना है। अब एक बात का ध्यान देना बिल्कुल, अगर मुझे टोटल गिनी इम्प्योरिटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं इस सेट के लिए निकालूंगी, फिर मैं इस सेट के लिए निकालूंगी। अगर मुझे फर्स्ट वाले सेट के लिए निकालना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी, 4 टोटल प्रोबेबिलिटी है एंड ये जो मेरा टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4 तो इसके हैं, लेकिन ये टोटल कितने हैं, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड इस सेट की गिनी इम्प्योरिटी कितनी है, तो मैं इससे क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 375। राइट। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे प्लस करना है, मुझे बिल्कुल सेट, इसके लिए भी बिल्कुल सेट वही चीज निकालनी है। इसके अंदर कितना है, इसके अंदर हो जाएगा मेरा 2 मिनट, इसके अंदर मेरा हो जाएगा 3, क्योंकि मेरा 3 प्रोबेबिलिटी है। टोटल कितना है, टोटल मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल लिख देती हूँ 7 टोटल है एंड इसकी गिनी इम्प्योरिटी कितनी है, 0.444। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, जब आप टोटल गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे, मैं इसको लिख देती हूँ TGI, जब आप टोटल गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे तो वो कुछ आएगी 0.405, कुछ इस तरीके की आपकी गिनी इम्प्योरिटी इसकी आने वाली है। आज सिमिलरली आपको आपकी लव टी के एट्रीब्यूट के लिए भी बिल्कुल सेम, पहले आपको गिनी इम्प्योरिटी निकालनी है, फिर जैसे आपकी गिनी इम्प्योरिटी आ जाएगी फिर आपको टोटल इम्प्योरिटी निकालनी है। टोटल इम्प्योरिटी कैसे निकालोगे, इसका एक बार मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लव कोल्ड एज आइस का निकालना है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस, किससे माइनस करूंगी, 3, टोटल कितना है 4 का स्क्वायर, माइनस मेरे को नो के लिए चेक करना है तो 1 4 स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूले करके आपको टोटल गिनी इम्प्योरिटी निकालना है। पहले आप इसका गिनी इम्प्योरिटी निकालेंगे, इसकी अलग से निकालेंगे, इसकी अलग से निकालेंगे, फिर आप टोटल निकालेंगे। तो इसकी जो टोटल आ रही है वो कुछ आ रही है 0.2 मिनट
इसकी जो टोटल आ रही है वो आ रही है 0.214। यस, 0.214। तो इसकी आ रही है 0.214। नाउ गाइज, लेकिन अभी तक अपन ने सीख लिया, अपन ने लव कॉफी की जीनी इम्प्योरिटी निकाल ली एंड मैंने लव टी की जीनी इम्प्योरिटी निकाल ली। लेकिन आपको एक कॉलम दिख रहा है, वो है एज वाला कॉलम। तो एज वाले कॉलम का क्या है, न्यूमेरिक है डेटा है, मतलब इसमें यस या नो नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी जब भी आपका न्यूमेरिक डेटा आता है उसमें जीनी इम्प्योरिटी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं क्या निकालने वाली हूँ, अब मैं जीनी इम्प्योरिटी निकालने वाली हूँ मेरे थर्ड बॉक्स का, थर्ड डिसीजन ट्री के सेट का, थर्ड एट्रीब्यूट का, कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं एज के हिसाब से भी एज की भी जीनी इम्प्योरिटी निकालूंगी। तो गाइज देखो, अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मुझे एज को सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करना है, सबसे लो वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ऑलरेडी मेरा उसी तरीके से डेटा सेट था तो मुझे इशू नहीं आया है। सबसे पहले आपको लो वैल्यू निकलनी लिखनी है एंड देन आपको हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, फिर उसका निकाल लेना है एवरेज। एवरेज निकालना सबको आता है। सबसे पहले मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी विच इज 9.5, फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी विच इज 15, फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी विच इज 26.5, फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी विच इज 36.5, फिर मैं इन दोनों का निकालूंगी 44 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 50 एंड 83 का एवरेज होता है 66.5। राइट, फिर मुझे चेक करना है किस कॉलम के लिए चेक करना है, लव कोल्ड एज आइस या नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसके लिए चेक करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं इस एवरेज वैल्यू के लिए चीजें चेक करने वाली हूँ। क्या मेरी जो एज है इस एज वैल्यू से, मतलब ये 9.5 से कम है या नहीं है। कम है इसका मतलब ट्रू है तो वो इस कॉलम पे जाएगा एंड फॉल्स है तो वो राइट साइड चल जाएगा। नाउ लेट्स चेक फॉर ट्रू साइड। अगर यहाँ पर वैल्यू क्या है, मेरी सबसे पहली वैल्यू है, राइट चेंज करते हैं थोड़ा सा कलर को। सबसे पहली मेरी वैल्यू है 7, तो इसका मतलब है ट्रू, क्योंकि 9.5 से लेस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन लव कोल्ड एज आइस में आंसर क्या है मेरा, नो, तो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा, 1। राइट, इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर मैं दूसरे में जाऊंगी, मतलब इस डेटा के लिए सेट करूंगी। राइट, एवरेज वैल्यू मेरी एक ही रहेगी। अभी मेरे को हर एक एवरेज वैल्यू के लिए बिल्कुल सेम यही चीजें ट्राई करनी है जो मैं इसके लिए कर रही हूँ। एक के लिए मैं करूंगी, बाकी सबके लिए आपको करनी है। तो मैं 12 की वैल्यू करूंगी। 12 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है तो वो फॉल्स के अंदर आ गया। अब फॉल्स के अंदर इधर आंसर क्या आ रहा है, नो, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 1। फिर मैं चेक करूंगी 3 के लिए। अब ये क्या है, अब सारी चीजें फॉल्स के अंदर है तो इधर भी आंसर क्या आ जाएगा, इधर भी आंसर आ जाएगा मेरा नो। तो नो का वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 2। राइट, अब ट्रू हो गई मेरी वैल्यू, नहीं इसकी जगह यस है, आई एम वेरी सॉरी, इसकी जगह यस है तो इधर आंसर आ जाएगा मेरा 1 एंड 1। फिर मुझे चेक करना है 35 के लिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसको बना दो 2। यस, मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। एंड मुझे 38 के लिए चेक करना है तो इधर क्या आंसर आ जाएगा, 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 क्योंकि अब इंक्रीज होती जा रही है। 50 के लिए आंसर क्या है, नो, तो इधर वैल्यू आ गई 2, अब मेरी 2 वैल्यू हो चुकी है। एंड 83 के लिए क्या हो गई, 3। तो इधर मेरी वैल्यू क्या आ गई, इसको और शांति से सही से लिखते हैं। इधर मेरी वैल्यू आ गई, इधर मेरी वैल्यू आ गई 3,3 एंड इधर आ गई 0,1। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे जीनी इम्प्योरिटी निकालनी है, एक एक सेट की निकालनी है। सबसे पहले मैं इस सेट की निकालूंगी, फिर मैं इस सेट की निकालूंगी। इसकी जो जीनी इम्प्योरिटी आएगी वो सबसे पहले मुझे येस के लिए निकालनी है एंड देन मैं नो के लिए निकालूंगी, विच इज 1 माइनस मेरी येस की वैल्यू कितनी है, 0, टोटल वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, फिर माइनस मुझे किसके लिए करना है, फॉल्स के लिए, विच इज 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी जीनी इम्प्योरिटी निकालूंगी तो इसकी जीनी इम्प्योरिटी आएगी मेरी 1। फिर मेरे को इसकी जीनी इम्प्योरिटी निकालनी है विच इज 1, तो पहले मुझे 2 के लिए निकालनी है विच इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर माइनस, माइनस किसका है 3 डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी जो जीनी इम्प्योरिटी आएगी वो आएगी 0.5। राइट, अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी मुझे निकालनी है टोटल इम्प्योरिटी, टोटल जीनी इम्प्योरिटी। अब टोटल जीनी इम्प्योरिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं इस सेट के लिए निकालती हूँ, फिर मैं उस सेट के लिए निकालती हूँ, बिल्कुल सेम जो अपन ऊपर कैलकुलेशन करके आए हैं वही सारी कैलकुलेशन है। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, मैं 1 के लिए निकालूंगी, टोटल मेरी कितनी है 336 अपॉन 7, तो इधर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे प्लस करना है किससे, इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर मेरी वैल्यू है 336 डिवाइडेड बाय 7, फिर मुझे किसको डिवाइड करना है विच इज 0.5। तो जब आप ये सब इंटू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक, सॉरी गाइज, एक कैलकुलेशन एरर है, इधर आंसर आएगा 0, इसकी जिनी इम्प्योरिटी 0 होगी। तो जब मैं इसकी टोटल इम्प्योरिटी निकालूंगी वो आएगी 0.429। राइट, तो मेरा जो पहला सेट है इसकी जिनी इम्प्योरिटी, टोटल जिनी इम्प्योरिटी निकली है 0.429। सिमिलरली आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट के लिए जीनी इम्प्योरिटी निकालनी है। नाउ स्टूडेंट, एक चीज मैंने सबकी आपको जीनी इम्प्योरिटी इधर लिख चुकी हूँ मैं, तो इसमें से आपको सबसे छोटी, सबसे कम लोएस्ट जीनी इम्प्योरिटी चूज करनी है।
इधर सबसे ज़्यादा लोएस्ट जिनी इम्प्योरिटी आ रही है एज 12 की एंड एज 38 की। इसमें से आपको सबसे लोएस्ट चूज करना है विच इज 12, तो मैं 12 चूज कर लेती हूँ। अब आप जब तीनों देखोगे तो इसकी जो टोटल जिनी इम्प्योरिटी आ रही है वो आ रही है 0.43। मेरे को फर्स्ट वाले पे ध्यान नहीं देना, मैंने सबकी निकाल ली। जब भी आप नंबर के साथ काम करोगे तो आपको सबकी जिनी इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी, एक एक चीज की जिनी इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। जो सबसे लोएस्ट है मैं उसको लेके चलती हूँ, तो मेरी एज की जिनी इम्प्योरिटी आ रही है 0.43। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चलूंगी तो मेरी जो लव कॉफी है उसकी जो टोटल जिनी इम्प्योरिटी आ रही है वो आ रही है 0.405 एंड जो टी की आ रही है वो आ रही है 0.214। तो मुझे इन तीनों के अंदर से जो सबसे कम जिनी इम्प्योरिटी है उसको चूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा वो होने वाला है लव टी का। मेरे को लव टी के बारे में निकालना है। फिर लव टी के बारे में जब मेरा निकल जाएगा तो उसके बाद किसकी जीनी इम्प्योरिटी है, उसके बाद मेरी जीनी इम्प्योरिटी आती है 0.43 मतलब एज की। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, इधर मैं लिखूंगी एज, राइट। फिर मैं लिखूंगी एज एंड जो मेरे तीसरे नंबर पे लव कॉफी है तो मैं इधर लिखूंगी लव कॉफी। तो जो मेरे एट्रीब्यूट है वो कुछ इस तरीके से डिसाइड होंगे। देखो मुझे फाइनल बनाना है तो फाइनल में सबसे कम जीनी इम्प्योरिटी किसकी थी, टी की। तो मैंने सबसे पहले लेवल पे लिख दिया टी एंड टी में सबसे पहले मेरा लेफ्ट में क्या होने वाला है, इधर मैं लिखने वाली हूँ ट्रू वैल्यू, इधर मैं लिखने वाली हूँ फॉल्स वैल्यू। तो सबसे पहले मैं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू फाइंड करूंगी लव टी पे, मतलब वापस से ये एंड दिस कॉलम करूंगी तो मेरी कुछ वैल्यू आ जाएगी येस एंड नो की 3 1 एंड 0 3, राइट। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है मेरा एज का एंड लव कॉफी का। तो मैं राइट में क्या लिखूंगी, ट्रू की जगह मैं लिखूंगी एज एंड फॉल्स की जगह मैं लिखूंगी लव कॉफी। फिर एज के अंदर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगी, सबसे पहले मैं एज के लिए कैलकुलेट करूंगी, वही बिल्कुल सेम जो अपन पिछली बार करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल सेम अब वही करेंगे, बट अपन ने अभी एक एक सीक्वेंस रेडी कर लिया है। इसके लिए भी मैं सबसे पहले इधर लिखूंगी ट्रू एंड इधर लिखूंगी फॉल्स। बट अब ऑप्शन ये है कि एज में आपको क्या डिसाइड करना है। जब अपन ने पिछली बारी पढ़ा था तो सबसे पहली सबसे कम जिनी इम्प्योरिटी किसकी थी, एज 12 की। तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, इधर मैं लिख दूंगी जो भी एज 12 से कम है उसके लिए मैं ट्रू एंड फॉल्स वाली चीजें डिसाइड करने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरा ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके का, मेरा ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं लव कॉफी के लिए जाऊंगी तो इधर तो हो जाएगा ट्रू एंड इधर हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो मुझे कॉफी के लिए भी सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ये सब हो जाएगा। फिर आप वापस से आपको जिनी इम्प्योरिटी निकालनी है मेरे उसी फॉर्मूले से, राइट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर, राइट। फिर आपको वापस से जिनी इम्प्योरिटी करनी है तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा ये फॉल्स वाला कॉलम है ये काफी ज्यादा स्मॉल ग्रुप बना रहा है, इसके फर्दर ग्रुप बनाने पॉसिबल नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे, डेटा से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा डिसीजन ट्री है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले मैं टी निकालूंगी, टी के अंदर भी मैं चेक करूंगी लव कोल्ड एज आइस या नो। फिर मैं लव कोल्ड एज आइस के अंदर भी मैं चेक करूंगी, अगर वो येस या नो है तो उसमें भी मैं एज के लिए एंड लव कॉफी के लिए चेक करूंगी। फिर एज के चक्करों में भी एज के अंदर भी मैं चेक करूंगी लव कोल्ड एज आइस है या नहीं है। तो बेसिकली मुझे ये फॉर्मेट पता चल गया, मैंने एक डिसीजन ट्री बना लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।